आओ 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 सर, आपने साइंस में कल वाली क्लास से हम डाल दी बैच में, कोई ये बार चेक कर लूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। फिजिक्स में ना, हाँ भाई मिस्टेक हो रही है, मोशन पार्ट 2 कल भी हुई थी, आज फिर होगी, कोई ना भाई इसको ठीक कर दूँ, मैं ना टेंशन लो, ठीक क्लास खत्म होने बाद इसको अपडेट कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली सहायक संधि के बारे में। सबसे पहले सहायक संधि थी क्या चीज, पहले तो ये चीज आप लोग सोचो। तो सहायक के अंदर ही नाम आ गया सहायता। अंग्रेज क्या बोले, अंग्रेज ये बोले कि हम भाई तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे तुमने मान लो किसी महिला का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मतलब कि रिश्ता टूट गया उसका, या उसका जो पुरुष मित्र था उसने छोड़ गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, उस महिला को जरूरत पड़ती है सहायता की, और उसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे नर उपलब्ध होते हैं मार्केट के अंदर। जिधर भी जाओगे उधर ही आपको एक नर मिल जाए कि हाँ मैं इस महिला की सहायता के लिए उपलब्ध हूं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सहायक संधि। आप लोग महिला के साथ मतलब कि ये चीज कर लो, एक संधि बना लो कि हाँ भाई, मतलब एक समझौता कर लिया कि भाई मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरे को जो दुख हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेकअप का तेरा दुख दूर करूंगा, बदले में तेरे से मैं इस चीज की आशा रखता हूं, मैं तू मेरी समय समय के ऊपर मेरी सेवा करेगी, मेरी हेल्प करेगी, ठीक है। नर इस टाइप से मतलब एक संधि होगी, एक समझौता हो गया। उसी टाइप से अंग्रेज भी क्या करते थे सहायक संधि के अंदर, ये बोलते थे किसी भी राज्य को, ऐसे बोले भाई देख, जैसे मान लिया तू एक राज्य है, मान लिया तू एक हरियाणा है, तू एक राज्य है, हम तेरी सहायता करेंगे बाय चांस, जैसे कि तुझे कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एक तो भाई तुझे अपनी आर्मी के अंदर हमारी वाली आर्मी है शामिल करनी पड़ेगी। दूसरा, तेरा जो भी दरबार लगेगा उस दरबार के अंदर हमारा भी कोई ना कोई एक अंग्रेज अधिकारी बैठेगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी तू टैक्स इकट्ठा करेगा उसका 10% तुझे हमको देना पड़ेगा, ठीक है। बदले में जो भी तेरा दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, मतलब कोई भी युद्ध होगा, कुछ भी होगा, तो हम अंग्रेज लोग हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। और तुम्हें उस युद्ध में जीतने के अंदर मतलब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो उस केस में भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तुम्हें उस युद्ध के अंदर मतलब जीतने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसका नाम था सहायक संधि। चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर कुछ नहीं। मैंने आपको शायद परसों वाली क्लास के अंदर जिस दिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, उस दिन मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, ड्यूप्लेक्स, याद आया? तो ड्यूप्लेक्स जो व्यक्ति था ना, इसी के द्वारा है 1798 में सहायक संधि नाम की चीज बनाई गई थी। लेकिन भारत के अंदर इसका पहली बार जो यूज किया था वो करा था वेलेजली ने। याद करो, वेले का मतलब है वेला, वेला बैठा था, खाली बैठा था, खाली बैठे बैठे चलो इस संधि वाली पॉलिसी को यूज करके देख ले, ठीक है। तो चीजें लिखेंगे। सहायक संधि क्या है हमारी, ड्यूप्लेक्स द्वारा 1798 में बनाई गई थी, ठीक है भाई। पहली बार यूज किसने किया, फर्स्ट बार भारत में अंग्रेज अधिकारी, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न हो जाता है कि सहायक संधि पहली बार भारत में किसके द्वारा यूज की गई थी, अंग्रेज अधिकारी कौन सा था, वेलेजली। वेलेजली के द्वारा क्या सबसे पहली बार यूज की गई, वेलेजली के द्वारा यूज की गई। और याद कैसे रखो, वेलेजली के द्वारा यूज की गई, इसको इस प्रकार से याद रख लो कि जैसे देखो वेलेजली मतलब वेला, मैं खाली बैठा था, वेला नहीं बोलते भाई, क्यों वेला बैठे, क्यों खाली बैठे, खाली बैठा था, खाली बैठे बैठे बोले यार क्यों खाली बैठे, धूप के अंदर जलने लग रहे हैं, क्यों ना कुछ नई चीज डिस्कवर करी, तो इसने सहायक संधि वाली चीज डिस्कवर कर दी, तो इसने लागू करी भाई मेनली, मतलब ऐसे ऐसे भाई ये करो भाई सहायक संधि भाई, ठीक है। और ये ऐसे शासकों को ढूंढते थे जिनके आगे कोई बेस नहीं है। जैसे मान लिया कोई एक पंजाब का राजा है, और उस राजा के मान लिया कोई, जैसे जो भी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका जो आगे लड़का जो राजा बनेगा वो भी छोटी उम्र का, मान लिया 12-13 साल का है। अब बाय चांस कल को उस राजा की मृत्यु हो जाए तो 12-13 साल का लड़का तो पूरा साम्राज्य को नहीं संभाल सकता, ठीक, कोई उसको मार के खुद गद्दी पे बैठ सकता है। तो लॉयल बंदे भी तो होने जरूरी है, लॉयल बंदे क्या पता ना हो। तो ऐसे केस में ये ढूंढते थे ऐसी कमी किसके पास, तो उस राजा के पास आए खड़े हो जाते थे। कल को आपको मान लो एक तरीके से इंश्योरेंस वाले नहीं होते, बीमा लेने को, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने बाद तुम्हें 20 लाख का बीमा दे देंगे, 1 करोड़ का बीमा दे देंगे तुम्हारे परिवार का, हमारी मृत्यु होगी, परिवार फिर गद्दी में बचा परिवार। खुद बताओ, अब आप खुद बताओ, तुम मान लिया तुमने बीमा करवा लिया 1 करोड़ रुपए का तुम्हारे परिवार के लिए, अरे मरण तो चैन था दो आदमी ना, मरते वक्त भी उनका परिवार खातर छोड़ जाए 1 करोड़ रुपये, उसका कि मैं याद देखो मरे लिया आदमी राख हो लिया, एक परिवार से 1 करोड़ मिला ना मिला, परिवार से भाड़ में जाओ, उसका भी कोई संबंध देखो, धरती पर गायब हो लिया आदमी, मानो यह बात है। मरणोपरांत इंश्योरेंस, आदमी इतना सोचे जाएगा, ओ यो इतनी जमीन खरीद ली, मेरे बाल का खतर नो, मेरे पत्थर नो, जो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अरे मेरे पत्थर तेरा कोई संबंध देखो धरती का, यो बीमा करवा लिया, फलाना बीमा, ये सारी लुटेरी कंपनी है, ये सारी A to Z, ठीक है। तो अब क्या होया, मतलब एक तरीके से भी नहीं बीमा करना खाता है, बोले जी राजा जी आपका बच्चा छोटा है, कल को क्या पता आपके कुछ हो जाए, तो विदेशी लोग मतलब दूसरे जो राज्य के लोग आपके प्रोटेक्ट करते हैं आपके इसको कब्जा करने के लिए, तो उस केस में आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो, हम आपका जो छोटा बच्चा हो तो उसकी भी हेल्प करेंगे, मतलब आपके राज्य के ऊपर कब्जा नहीं होने देगा, राजा कर लिया सहायक संधि खतरा पर लिया करता, ठीक है। तो मैंने क्या था, तो इसके अंदर आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर जो चीज पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई थी, सबसे पहले किसने सहायक संधि वाली जो पॉलिसी वो अपनाई थी, एग्जाम के अंदर आता है बहुत बार। तो सबसे पहले अपनाई थी निजाम ने, निजाम, ऐसे चलो निजाम क्या है, कोई भी बच्चा निजाम पाया था, इस वजह से क्या ये केवल सबसे पहले मैं अपना लेता हूं, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं समझ रहा, ठीक है। निजाम किसका नाम था, हैदराबाद का जो नाम था वो क्या था, निजाम था पुराने समय के अंदर, वर्तमान में इसको हैदराबाद बोलते हैं। इसका बकायदा आपको साल भी याद रखना पड़ेगा, साल कौन सा, साल 1798 के अंदर, ठीक है, 1798 के अंदर ये बनाई थी। और इसी साल जो सबसे पहले जिसने सहायक संधि अपनाई थी, एग्जाम के अंदर पक्का पूछा था, 100% 2 से 3 बार आया, अभी आपको एमसीक्यू के अंदर भी दिखा जो प्रीवियस के अंदर आया, तो निजाम था। ऐसे चलो निजाम क्या है, कुछ जाम नहीं पाया, इसीलिए क्या है इसने सबसे पहले सहायक संधि अपनाने का काम किया था, चीजें समझ में। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास, कल हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो मैसूर युद्ध के अंदर जब टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी, तो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद यानी इसी से अगले साल 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो 1799 के अंदर क्या है, मैसूर ने भी क्या सहायक संधि है इसको अपनाने का काम किया था भाई, ठीक है जी। इसी साल जो ये वाला साल है, मतलब कि 1799 वाला, इसी साल जो तंजौर नाम की जो जगह है, तंजौर भाई तुम कितना जोर लगा लो, ठीक है, अब अंग्रेज हमारे साथ है, तो इसी साल क्या है, तंजौर ने भी क्या सहायक संधि को अपनाने का काम किया था। इसके बाद आता तुम्हारा अवध।
अवध ओझा ने कब इसको अपनाने का काम किया था? 1801 के अंदर है। नोबेल राजा बनने की क्वालिटी यही है, ठीक है। तो इस क्वालिटी के माध्यम से राजा तभी बना जाएगा जब आपको अंग्रेज है सहायक संधि का ऑफर देने लग रहे हो और आप एक बार भी नीचे गर्दन ना झुकाते हुए, एक बार भी थोड़ी सी भी शर्म ना दिखाते हुए उसको एक्सेप्ट कर लो। यही तो राजा बनने की क्वालिटी है, ठीक है। तो 1801 के अंदर क्या है, अवध ओझा ने एक ही बारी के अंदर क्या है, एक ही झटके में सहायक संधि अपना ली। दोबारा तो ऑप्शन भी नहीं दिया, एक ही झटके के अंदर अपना ली। फिर आता पेशवा। पेशवा ने कब अपनाई? पेशवा ने साल 1802 के अंदर क्या है, पेशवा ने आपकी सहायक संधि अपना ली। तो टोटल 5 थे जिन्होंने सहायक संधि को अपनाने का काम किया। तो इन 500 के नाम एग्जामिनर पूछता बकायदा साल के साथ, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे इतनी चीज समझ में आ गई। एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करो, देखो क्या है सहायक संधि के बारे में पढ़े। सहायक संधि सबसे पहले ड्यूप्लेक्स के द्वारा 1798 के अंदर पेश की गई। लागू किसने करा? वेलेस्ली। वेला बैठा था, खाली बैठा था, बैठे बैठे लागू कर दी। सबसे पहले अपनाई किसने? निजाम, क्योंकि बालक को निजाम पाया नोबेल अंग्रेज तो सहायता की जरूरत है, तो 1798 में निजाम ने। निजाम का वर्तमान में नाम हैदराबाद है। सेकंड नंबर पे किसने अपनाई? कलापी ने पढ़ा था। कौन सा? आंग्ल मैसूरी। तो मैसूर ने इसी से अगले साल 1799 में अपनाई। फिर उसी साल 1799 के अंदर ही तंजौर ने भी इसी संधि को अपनाया। फिर 1801 में एक ही बारी के अंदर, एक ही बारी के अंदर अवध ओझा ने भी इसको अपना लिया, ठीक है। और लास्ट के अंदर कौन था? तुम्हारा पेशवा था, जिसने उसी से अगले साल 1802 के अंदर सहायक संधि को अपनाने का काम किया। तो सहायक संधि का इतना रोड़ा है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। याद होया नहीं हुआ? एक बार के लिए बताओ फटाफट सी। पहली बार समझ आई है हिस्ट्री? अरे आवेगी समझ में, बस तुम पढ़ते जाओ। हरियाणा पुलिस का पेपर कब होगा? काफी ट्रीटमेंट मतलब क्या लिख रखा है? आईज का लेजर। आई का लेजर ट्रीटमेंट अभी करवा ले मेरे भाई, क्योंकि फिर वो लेजर लाजर करवाओगे ना उसका करीबन 1 महीने रेस्ट करना पड़ता है। 1 महीने फोन वगैरह टीवी वगैरह बाहर नहीं निकलना होता, तो अभी करवा लेगा, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे फिर फिजिकल होगा, मतलब 1 महीना भी होगा, कुछ जोर का काम भी कौन करना, जैसे मान लो बैट उठा दिया या कि मैं और के में सौदा उठाऊंगा, जैसे मतलब ऐसा काम जिसमें जोर लगे। पिछवाड़े के अंदर भी जिसके अंदर जोर लगे, पिछवाड़े के अंदर जोर लगेगा तो आंखों के अंदर भी जोर लगेगा, तो ऐसे काम नहीं करने होते। रनिंग करेगा तो पिछवाड़े पे जोर पड़ता है, तो आंखों के अंदर भी जोर पड़ता है, तो रनिंग वगैरह नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी अगर करवा लेगा तो फायदेमंद रहेगा। उसके बाद फिर आराम से अपना फिजिकल देना और बाद में पेपर देना, ठीक है। पुराने सीटी वाले बैच के अंदर भी वीडियो डलेगा नहीं भाई? पुराने सीटी वाले बैच के अंदर उस टाइम जो हिस्ट्री करवाई थी करवा रखी है। हिस्ट्री की शायद 32-33 क्लास पड़ी पुराने सीटी वाले बैच के अंदर। ये नए सीटी वाले बैच का कंटेंट है, पुराने वाले के अंदर नहीं जाएगा। ओके चलो आगे, चलो जी आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने जैसे कल हमने पढ़ा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब समझ गए, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी जैसे अगली जो सल्तनत जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है मराठा सल्तनत, क्योंकि कल हमने मैसूर के बारे में पढ़ा, अब हम लोग मराठा के बारे में। क्योंकि देखो हमने बताया था कल साउथ है, हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र तुम्हारा, ये रहा महाराष्ट्र, यहीं पर तुम्हारा एक कर्नाटक है और यहां पर तुम्हारा एक केरल है। इस कर्नाटक के अंदर यहां पर तुम्हारा मैसूर है, समुद्र के पास ही पड़ता है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा इस महाराष्ट्र के अंदर मराठा साम्राज्य रहता है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा ये जो आंध्र प्रदेश है इसके अंदर तुम्हारा निजाम है, यानी हैदराबाद के नाम से इसको जाना जाता है। अब अंग्रेजों ने देखो मैसूर को हरा दिया, चौथा आंग्ल मैसूर 1799 के अंदर टिप्पू सुल्तान को हरा दिया। निजाम के साथ सहायक संधि कर ली 1798 के अंदर, अभी तो पढ़ा, निजाम के साथ सहायक संधि कर ली, मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली। एक दुश्मन बचा कौन? अब एकमात्र दुश्मन बचा कौन? बचा मराठा बचे भाई। अब इन मराठाओं पर और अगर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो ये समझो एक तरीके से पूरी सल्तनत जीत ली, ठीक है। यानी अब बारी आई मराठाओं की। तो मराठाओं के साथ अंग्रेजों के कौन कौन से युद्ध हुए, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ। इसके अंदर मेनली आप लोगों को बता दें जो मराठाओं के साथ युद्ध हुए थे, इसके अंदर आपको सिर्फ साल याद रखने हैं और एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता ना, तो पूछो कौन सा जीतता है कौन सा हारा है, कुछ नहीं पूछता। सिर्फ आपसे ये पूछता है कौन से साल के अंदर हुआ था, ठीक है। तो लिख लें सभी साथी। पहले नंबर बात है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, साल याद रखने बस। आंग्ल मराठा युद्ध आज तक इससे अलग कुछ नहीं पूछा। फिर आगे हमारे पास सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, डायरेक्ट ऐसे लिख दूं। फिर आगे हमारे पास थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। ये कौन कौन से सालों के अंदर आपको सिर्फ इनके साल याद रखने हैं। पहला हमारा कब हुआ? पहला हमारा 7 साल तक चला और 7 वाले साल के अंदर ही हुआ, यानी 1875 से और 1882 तक हमारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ भाई, ठीक है। चीजें समझ में, सॉरी 1800 नहीं, 7 वाला साल था ना, तो 1700 आएगा, सॉरी 1775 से 82 तक भाई, ठीक है। 7 वाला साल याद रख लो। देखो 7 साल का ही तो गैप है इधर, 7 और 5 12 होते हैं, 7 साल का इधर गैप है, यहां पर भी 7 है, यानी कि 1775 से 82 तक क्या है हमारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी। सेकंड नंबर वाला कब हुआ? सेकंड नंबर वाला होया फिर अगला साल आ गया, सेकंड साल बताओ कौन सा आएगा? 1800 वाला साल आ गया। तो 1800 वाला जो साल है इसके अंदर तुम्हारा 1803 से लेकर 1806 तक, यानी लगभग 3 साल तक तुम्हारा सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इनके साल ही पूछता है, ठीक है जी। थर्ड वाला तीसरी बार तारीख समझो मराठे लोग क्या बोले भाई, तो बहुत गणा हमको सता दिया, 17 मतलब सताना, ठीक है। यानी 1817 से लेकर और 1818 यानी एक ही साल तक चला तुम्हारा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीनों के तीनों याद हुए नहीं? पहला वाला के अंदर देखो 7 आएगा, मराठा वाले के अंदर पहले वाले 1775 से 7 साल का गैप रहेगा, यानी 82 तक। सेकंड वाले की बात करें तो 18 वाला, यानी देखो सेकंड ईयर, यानी अगला साल आएगा, पहले 17 वाला फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर आ गया 18 वाला साल, तो सेकंड वाले के अंदर 1803 से लेकर फिर वही 3 साल का तुम्हारा गैप, यानी कि 1806 तक। थर्ड वाला 1817 से लेकर 1818 तक तुम्हारे टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक साथी के याद होने चाहिए। फिर आगे चलते, बताओ एक बार के सभी साथियों क्लियर हुआ? पेशा और मराठा बाजीराव मस्तानी मूवी में है सर। हाँ एनिमेटर भाई लैपटॉप के अंदर तो डायरेक्ट चल जाएगा। लैपटॉप के अंदर आप ब्राउजर के ऊपर जाओगे ना तो उधर जॉब्स टारगेट के नाम से सर्च कर लेना मेरे भाई, वेबसाइट मिलेगी, उसको जाके लॉगिन कर लेना, अपनी फोन नंबर और ओटीपी आ जाएगी उससे, ठीक है। वहां पर चल जाएगा डायरेक्ट कोर्स। अरे जो आपका एप्पल का लिंक मांगने लगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा क्लास खत्म होने बाद, नहीं फिर टेलीग्राम के अंदर आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है जी? क्या हुआ?
ADA हरियाणा का भी बैच लगा दो सर, पूजा यादव। भैया अभी एक समस्या आ रही है, आपको बताता हूं मैं क्या है समस्या, एक सेकंड रुको। समस्या क्या आपको बताता हूं। जो HPSC है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर आप HCS लगते हो, DSP वगैरह लगते हो, ये जो है अब इसके अंदर है, इसके अंदर एक वैकेंसी आती है ADO की, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कुछ ऐसा होता है, मेरे को पूरी फुल फॉर्म नहीं पता। एक ADA की होती है, मतलब एक तरीके से सरकारी कृषि विभाग का कोई कर्मचारी होता है, या सरकारी वकील वगैरह उस टाइप का कोई कर्मचारी होता है। अब ये जितनी भी टाइप की वैकेंसी है ना, HPSC ने थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया है। सिलेबस क्या चेंज कर दिया, पहले जो इनका एग्जाम होता था उसके अंदर सिर्फ इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसे जो BSc एग्रीकल्चर कर रहा है ना, वो साथी इसके लिए फॉर्म भर सकता है, इसके लिए जो वकालत वगैरह कर रहा है वो साथी फॉर्म भर सकता है। तो इसके अंदर पहले जो इनका सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल था वही आता था, BSc एग्रीकल्चर के अंदर जो तुमने पढ़ा है वगैरह वगैरह वही आ गया। अब HPSC ने रूल चेंज कर दिया और बोल दिया कि इसके अंदर 2 स्टेज होंगी, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। और प्री के अंदर है ना, जो अपने HSSC में जो चीजें आती है ना, नॉर्मल मैथ रीजनिंग तो है नहीं शायद, पता नहीं मेरे को एक्जैक्टली। एक तो जीके आएगी नॉर्मल, जो भी तुम्हारी इंडिया जीके है, ठीक है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब शुमार होगी। एक तुम्हारी हरियाणा जीके आएगी, ठीक है, एक तुम्हारी हिंदी आएगी, एक तुम्हारी इंग्लिश आएगी, और मैथ रीजनिंग मेरे को ध्यान नहीं आएगी या नहीं, मतलब ये 4 और 5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए प्री के अंदर, ये आएंगे। और इनके अंदर भी ये रूल लागू कर दिया 30% तो कम से कम नंबर लेने जरूरी। जैसे CET के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर 50% पे क्वालीफाई हो, इसमें 30% कर दिया। और इसके अंदर भी फिर टॉप के बच्चे साटे में, टॉप के मान लिया 10 गुना बच्चे साट लिए, फिर उनको मेंस के अंदर बिठाएंगे। तो अब इन बच्चों की फटी पड़ी है। मेरे से जैसे बहुत सारे बच्चे मतलब कि कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं इस चीज को लेकर, अपना आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या और भी कितने रिश्तेदारी में भी बहुत जगह है, ठीक है, वो भी कितने मतलब भूतता फोन में सीधा नुको जी हम या हरियाणा जीत के, इंडिया जीत के, या कड़ता करा, मतलब मारती नहीं बताया कुकर, क्योंकि ना ये चीजें कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि इनका मेन फोकस था इनका जो सब्जेक्ट जो है वो। तो अभी जैसे आपके पास आया था ना कमेंट किया, अभी आपने देखा था कि जी ADA का वो काट दो, बैच काट दो, मतलब जबरदस्त भाव बढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। ये सिलेबस लागू है बच्चा भाई। देखो आपको बता देता हूं, जो भी साथ 3 चीजों की तैयारी करने लग रहा है, नॉर्मल अपना जो भी हरियाणा जीके, इंडिया जीके, जो भी अपना बैच के अंदर है, ठीक है, ग्रुप D का है, CET मेंस का कोई सा बैच ले लो, उसके अंदर से चीजें हो जाएंगी कवर, ठीक है। तो टेंशन ना लो तुम, इंग्लिश हिंदी भी हो जाएगी वहां पर कवर, ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं पंजाब के ऊपर। अब अंग्रेज क्या बोले, बस साउथ के ऊपर तो पूरे के ऊपर कब्जा कर लिया लगभग, ठीक है, तुम्हारा ये मराठे भी जीत लिए, मैसूर भी जीत लिया, निजाम भी जीत लिया। अब नॉर्थ के अंदर एक बच रहा था पंजाब, तो पंजाब को और जीतना पड़ेगा भाई। अंग्रेज ऐसे बोले, इस पंजाब को कैसे जीते, तो अंग्रेज थोड़े चंट होया करते, बहुत चंट प्रवृत्ति के इंसान होया करते। तो ये ऐसे बोले, मतलब कि जो सिख समुदाय के जो लोग थे उधर पंजाब के अंदर, उनको ऐसे बोले, वहां पर एक सतलुज नदी थी, नो बोले कि ये सतलुज नदी है ना, इसकी एक बाउंड्री बना लो, ठीक है जी। इसके एक तरफ तो रहेंगे सारे के सारे भाई पंजाब के लोग, सिख समुदाय के लोग, और दूसरी तरफ रहेंगे अंग्रेज। इन्होंने ऐसे बोला, सिख समुदाय के जो लोग थे सरदार जी तो सारे मान के चलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना ली। इधर एक मतलब एक नदी की एक बाउंड्री से बनी सतलुज नदी, ठीक है। और या जो करमोती है थोड़ी पहाड़ी सा एरिया में थी बाउंड्री, तो यानी एक ऊंचाई की तरफ रहा करते पंजाब वाले, नीचाई की तरफ रह करते थोड़े अंग्रेज वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से सारा का सारा होता था। अब ये जो पंजाब था ना, पंजाब का उस टाइम जो राज्य, मतलब पंजाब के अंदर जैसे मिसल होया करते, जैसे अपने नहीं है भाई, जैसे आप लोग ये देखो, कैसे बताऊं मैं आप लोगों को भाई, तो मुगलों के अंदर देखो, मुगलों के अंदर ये नहीं है भाई कि पहले बाबर आया, अकबर आया, हुमायूं आया, इस टाइप से पूरी सीरीज है। तो उसी टाइप से यहाँ पर मिसल होया करते अलग अलग। जैसे तुमने जैन धर्म देखा, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर, उसी टाइप से इसके अंदर क्या थे, पंजाब के अंदर आपके 12 मिसल होते थे। 12 मिसल एक तरीके तुम समझ लो 12 अलग अलग समुदाय थे, ठीक है, 12 मिसल थे भाई पंजाब के अंदर। उनके अंदर से एक जो मिसल था उसका नाम था सुक्करचरिया मिसल। 12 मिसल थे, इनमें से एक सुक्करचरिया मिसल था भाई। और ये जो सुक्करचरिया मिसल था ना, इस सुक्करचरिया मिसल से जो बिलोंग करते थे उन राजा का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह तो डायरेक्ट याद आ जाए, रणजीत इस टाइप के नाम कहां पर होते, पंजाब के अंदर होते। महाराजा रणजीत सिंह थे सुक्करचरिया मिसल से भाई, ठीक है। अब इनके टाइम पर ये आपकी जो ये नदी वाली जो संधि हुई थी हमारी, ठीक है, ये हुई थी सतलुज नदी वाली जो बाउंड्री बनाई थी, ये इन्हीं के टाइम पर हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर, ठीक है जी। और फिर इन्होंने क्या थे, मतलब ये जो बाउंड्री बनी थी ये किसके तहत बनी थी, अमृतसर की संधि के तहत बनी थी। यहां पर मैं लिख देता हूं, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है, अमृतसर की संधि करी थी। एग्जाम के अंदर आता है अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई, तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह एंड अंग्रेजों के बीच में हुई भाई, अंग्रेजों के बीच में हुई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है बहुत ज्यादा बार कि अमृतसर की संधि, अभी SSC GD के अंदर भी आई हुई थी। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई, महाराजा रणजीत सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच में। इनके बीच में आपको अमृतसर की संधि देखने को मिलती है। कौन से साल के अंदर हुई, तो साल भी बकायदा आपको याद रखना 1809 के अंदर भाई। ऐसे लो 9 दूनी 18, यानी 1809 के अंदर क्या है भाई, जो सरदार जी थे वो कहते हैं अंग्रेजों से दुगने थे, ऐसे समझ लो 9 दूनी 18, ठीक है। यानी अंग्रेजों के बीच में महाराजा रणजीत के बीच में कौन सी, अमृतसर की संधि। और इसी संधि के तहत क्या थी, ये जो सतलुज नदी थी, इधर लिख देता हूं, सतलुज नदी की बाउंड्री बनाई गई थी। सतलुज नदी की बाउंड्री बनाई गई थी, किस संधि के तहत बनाई गई थी, बनाई गई थी किस संधि के तहत भाई, तुम्हारी अमृतसर की संधि के तहत तुम्हारी सतलुज नदी की बाउंड्री बनाई गई थी, जिसके एक तरफ सरदार जी थे और दूसरी तरफ क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है जी। बेसिक सी बातें सभी साथियों को समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये जो संधि चलने लग रही थी 1809 के अंदर, इसके लगभग 30 साल बाद यानी कि 1839 में 1839 में क्या चमत्कार हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। रणजीत सिंह की मृत्यु होगी, और मृत्यु होते ही, मृत्यु की सूचना जैसे ही मिली, अंग्रेज हो गए एक्टिव।
अंग्रेजों ने तो सबसे बेस्ट मतलब कि टाइम है कि भाई इनके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है भाई, जो भी ये मतलब पंजाब के जो लोग हैं इनके ऊपर कब्जा कर लिया, इनका जो मेन राजा था वो तो मर लिया, ठीक है, अब तो इससे तो बढ़िया कोई मौका ही नहीं है भाई। और ये जो रणजीत सिंह जी थे ना, उस टाइम इनका जो बेटा होया करता उसका नाम था दिलीप। 8-9 साल का था उस टाइम, जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई, तो नूबी कौन भाई वो साम्राज्य संभाले ले, और यो मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी अचानक। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेज चंट आया करते, इन अपनी जो सेना है जमा इस नदी का सारा 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 लगा दी, जमा सारा 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 लगा दी, ठीक है। और ये रूल था जो भी संधि तोड़ेगा ना वो अपराधी होगा, मतलब एक तरीके से भाई सारे जो अलग अलग राज्य है वो मिलकर फिर उससे मतलब कि हराने का प्रयास करें, उससे का साथ देंगे, मतलब एक तरीके से जो इंटरनेशनल कोर्ट सी है उसका मैं मतलब कि भाई वो दोषी साबित होगा, ठीक है जी। तो इन सारी सेना लगा दी अंग्रेजा ना इस बाउंड्री के ऊपर, सतलुज नदी की बाउंड्री के ऊपर। पंजाब वाले ने सोचे भाई अंग्रेज ना तो अटैक कर दे, अरे सेना ना इसके ऊपर लगाने लग रहे हैं, नदी के ऊपर गड़बड़ के हैं। तो पंजाब में तो है 2-3 सरदार जी इधर आ गए, नदी पार करके आगे देखने खातर भाई सौदा चल क्या रहा है, भाई इतनी सेना क्यों लगाने लग रहे, इन्हें लगाई थी जान करके ताकि मतलब कोई सा देखना और हम लोग संधि तोड़ दिया, हम अटैक कर दिया, ठीक है। तो आए हैं इधर, इन्हें तो आए सेम बात कही अंग्रेजों ने तो हमने संधि तोड़ दी, अब हम अटैक करांगे। तो अंग्रेजों ने कर दिया फिर पंजाब के ऊपर अटैक करके और इसको ले लिया, मतलब कि एक संधि कर ली जिसका नाम था लाहौर की संधि, ठीक है। और इस युद्ध का नाम हुआ था हमारा कौन सा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी क्या हुआ फिर हमारा, अंग्रेजों ने अटैक किया और इस अटैक की बदौलत क्या हमारा फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ भाई, कौन सा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। ये कब हुआ, जिस टाइम रणजीत जी मरे थे उसके 6 साल बाद, यानी रणजीत जी 1839 में मरे थे, उसके 6 साल बाद यानी 1845 के अंदर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर देखो सीधी सी बात, इनका जो मेन महाराजा था तो मरे लिया था, तो इनका एक छोटा बालक जो कि 8-9 साल का था, 6 साल में कितना हो गया 15-16 साल का, यानी भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो कौन थी भाई कि वो जीत जाओ कि मैं हो जा। तो फिर संधि हुई एक जिसका नाम था लाहौर की संधि, लाहौर की संधि, ठीक है, जो कि किसके बीच में हुई भाई, इनका जो बेटा था रणजीत सिंह का बेटा कौन सा था, महाराजा दिलीप सिंह, अभी अभी हमने पढ़ा था ये रहा दिलीप सिंह, ठीक है। तो कौन सा था, महाराजा दिलीप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच में क्या हुई, लाहौर की संधि हुई। इस संधि के तहत क्या था बस हर भाई अंग्रेज वो है भाई सिस्टम में इतना पैसा दे दो, इतना वो कर दो, हमने व्यापार में छूट दो और सबके मतलब वही चीजें सारी संधि का तहत वो चीजें हुई। फिर सिख समुदाय भाई 1 साल के लिए तो बैठ गया चुप, हार गए क्या करा भाई, कोई बात ना, हार गए। फिर इन्होंने फिर से अटैक किया भाई, अंदर तो बेइज्जती महसूस कर रहे थे। फिर युद्ध होया एक अलीवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, ठीक है। इसी से अगले साल मतलब 1846 में। और दिलीप सिंह भी मान्या नहीं, ये 16-17 साल का था, कम से कम 4-5 साल और रुक जाता, सही पावर इकट्ठी करके पूरा नो फौज इकट्ठी करके फिर वो करता, लेकिन ना कौन मान्या, इसने भी उस में अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद भाई फिर सीधी सी बात फिर हार गए भाई, हारने तो थे ठीक, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। और ये जो अलीवाल का युद्ध था यो इसी युद्ध का पार्ट था, आंग्लो सिख युद्ध ना इसी का पार्ट था। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, मतलब कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेज ने बोले डट जाओ तो मान जाओ, ठीक है, उस संधि का मैं निपटा जाओ, अलग से कुछ नहीं करा, ठीक है। इसका मैं भी क्या है, सिख हार गए भाई, सिख समुदाय हार गया, ठीक है जी। और ये किसका पार्ट था, ये हमारा पहला जो सिख आंग्ल सिख युद्ध था इसी का पार्ट था ये अलीवाल का युद्ध भी, ठीक है। तो ये अलग नहीं था, इसे कभी से अलग समझो। फिर वह हमारा मतलब दोबारा से फिर भाई साहब ने अटैक कर दिया, दिलीप सिंह ने भाई 1848 के अंदर 2 साल में फिर अटैक कर दिया, जिसका नाम था सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध। यानी इसी के 2 साल बाद फिर अटैक कर दिया, 1846 में कराया था, इसी के 2 साल बाद यानी 1848 में फिर से अटैक कर दिया भाई, दिलीप सिंह के द्वारा फिर अटैक कर दिया गया। इस बार जो युद्ध 1848 के टाइम अंग्रेजा का आ चुका था डलहौजी, उस टाइम कौन आया था, गवर्नर जनरल आया था डलहौजी, अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर जनरल था डलहौजी आया था, खतरनाक नोला, मैं कौन छोड़ू, मैं कोई संधि मैं कौन मानू, मैं तो पकड़ गिरफ्तारी कर लूँगा, जेल में गिर दूंगा, ठीक है। यो डलहौजी वर्सेस दिलीप सिंह के बीच में फिर होया। और इस टाइम क्या था भाई, फिर सारा सिख समुदाय हो गया सारा, मतलब कि पूरा अपना कब्जा कर लिया अंग्रेजा ना, ठीक है। और दिलीप सिंह को डाल दिया जेल में बंदी बना के। और जो दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा आ चुका था, आपको पता हो तो, पहले नादिर शाह लेके गया था, आपको याद है, उससे वो सांस आगा वो मयूर सिंह आसन वाली सारी चीज़ लेके गया था। और उधर तो फिर युद्ध याद हुए थे, ये सरदार जी ले आए थे उस युद्ध कोहिनूर हीरा लग, तो कोहिनूर हीरा फिर था दिलीप सिंह के पास, मतलब रणजीत सिंह के पास था, फिर दिलीप सिंह के पास आ गया था। फिर क्या इन्होंने दिलीप सिंह को बंदी बना लिया और कोहिनूर हीरा इससे छीन लिया, ठीक है। फिर इसी के बाद कोहिनूर हीरा फिर इंग्लैंड में दे रहा है, ठीक है। कोहिनूर हीरा अंग्रेज ले गए, फिर गांधी गुंदी और प्रयास तो करना चाहिए था, हीरा तो दे दो हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से सारा का सारा सौदा आया था। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए सभी साथी बताओ कमेंट करके, दिमाग के अंदर घुसी चीजें। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुए, कैसे हुए, रणजीत सिंह कौन था, लाहौर की संधि किसके बीच में हुई, ठीक है। और तुम्हारी सतलुज नदी के ऊपर जो बाउंड्री थी वो अमृतसर की संधि के बदौलत बनी, सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा एमसीक्यू में, चलो बताओ भाई, चीजें समझ में आई हो तो मैं आगे चलूं भाई आगे। बताओ भाई बताओ, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं चलूं।
ठीक है जी, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। ठीक है भाई, चलते आगे। एक मिनट हो जाओ, कुछ खबर आई हुआ देखो। कुछ को नहीं तो मॉक टेस्ट आया। देखो भाई स्टार्ट, हाँ आगे देखते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल बैच लेना है, कोई कूपन नहीं, कोई कूपन नहीं है भाई फिलहाल। हाँ यहाँ से कर लो पूजा, या तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहने लग रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी देने लग रहा हूँ। और बोलो, जो ये मैं जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अभी जो करवाने लग रहा हूँ ना, ये एसएससी लेवल की है, बहुत डीप लेवल से करवाने लग रहा हूँ आपको। मतलब आप ये मत समझो मैं ऊपर तो मोटी मोटी करवाने लग रहा है, बहुत डीप लेवल चलने लग रहा है ये। मोटी मोटी करवाने में आंगल सीखी युद्ध नहीं करवाना है कौन भाई, सीधे धरती प्लास्टिक के युद्ध बताया आगे चलता बनता। ठीक है, यहाँ पर बहुत डीप चलने लग रहा है सौदा, तो तुम टेंशन ना लो, हर एक चीज काफी डीप है। और यहाँ पर मैं जो भी थ्योरी करवाने लग रहा हूँ आपको बकायदा हैंडेड नोट्स मिलने लग रहे हैं बैच के अंदर। इन चीजों को आप अड़के मत लेना, फिर बताने लग रहा हूँ, हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। जो चीजों फालतू की चीज है ना, जो स्किप करनी, जो छोड़ रहे हो, मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुका। यहाँ पर लिखी हर एक लाइन अगर मैं लिख दिया ना दिलीप सिंह को बंदी बना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हल्के मत लो हर एक चीज को, जो चीजें छोड़ने की मैं ऑटोमेटिक छोड़ देता हूं, तुम टेंशन ना ले करो। हाँ भैया छोड़नी कौन छोड़नी। आगे चले, आगे देखो भाई, अब मैंने आपको देखो क्या चीज समझाई थी। मैप पे आ जाओ दोबारा से। अंग्रेजों ने देखो साउथ पे कब्जा कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया। पहले क्या था, अब अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो चलो भारत के अंदर ही था उस टाइम, तो सारा अपना मैं था। अब अफगानिस्तान था, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, इसको भी भारत के अंदर मिला लो। अंग्रेजों ने फिर यह चीज अपनाने की सोची, तो इन्होंने फिर किया अफगानिस्तान वालों के साथ। वैसे देखो एक चीज देखो, आप खुद दिमाग के अंदर सोच के देखो यार, कैसे बाहर के लोग आए अपना देश के अंदर, कुछ चंद मुट्ठी भर, अपना प्रशासन भी कर गए, अपना शोषण भी कर गए, ठीक है, अपना सारा माल भी लूट ले गए, और अपनी इतनी करोड़ों की जनता मोबाइल देखती रही। चमत्कार को नहीं है ना, चमत्कार देख लो भाई। मतलब कुकर पागल बनाए। हाँ सोच के होता मैं कई बार ये चीज़ सोचूं ना, कोई खाली बैठे और मैंने चीज़ सोचूं, मैं कुकर पागल बनाया गया अपने देश वाले अलग। चंद मुट्ठी भर थे वो, बांगे बांगे मोड़े चौंच से, बढ़ने नहीं देने चाहिए थे। और बड़े दिन का सोचना चाहिए, इतनी जनता थी यार, वो भी गोली मार दे, वो भी सारी जनता टूट के पड़ती, लट मार मार तो भी इनकी सिर फोड़ के खत्म कर देंगे ना। मेरा नहीं भाई कुकर, मतलब इसका रीजन मेरा क्या, इसका रीजन ये अपने लिए गद्दार थे कि मैं जो जिंदगी रियासत थे हरियाणा का, मैं गद्दार अंग्रेजा गेल मिल गए सारे एक के एक का कर लेंगे ना कि हाँ भाई सारे जने एक, हाँ पहला दिन की गोभी खुदी ना बाहर करना है, विदेशी हमारा देश के ऊपर कब्जा करने की सोचा है, पहले तो एक का करना चाहिए। लेकिन अपने लिए उनका गेल मिल जाए तो वह गद्दारी हो जाए, वो चीज़ तो उसका कब्जा ना अपना रही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख दोगे, अब अमेरिका गेल अपनी तनात नहीं हो रही है, वो अपना ऊपर टैरिफ लगाने लग रहा है यार, मतलब ये चीज़ हो रही थोड़ी बहुत, मतलब नोक चलने लग रही है ये। मतलब अरे अपना जो देश है जैसे भारत है, ये अभी चीन और रूस के साथ भी अच्छे संबंध दिखाने लगे। अपनी चीन के लिए थोड़ी मोटी लड़ाई हो रही थी, लड़ाई लड़ाई भूल के इक्कठे हो गए, आपस में तीनों देश मिल गए। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड, ये सारे जो अमेरिका के जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इन सारे में खौफ का माहौल है। रूस, चीन, भारत तीनों मिल गए। और जो किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कौन सा है, वो पुतिन का दोस्त है, यानी कि चारों, इसमें चारों इकट्ठे हो गए। ये जो चारों तीनों इकट्ठे हैं ना, ये तीनों मिला के पूरे अमेरिका सारा सौदा खत्म कर सका है। तो इतना गोला बारूद, इतना मतलब मैन पावर है इनके पास, इतनी टेक्नोलॉजी, तीनों अगर मिल जाओ तो एकला पास कोई ना, तो एकला रूस अमेरिका को हरा सकता, ना एकला चीन अमेरिका को हरा सकता, और ना ही अकेला भारत अमेरिका को हरा सकता। लेकिन अगर तीनों एक हो जाए ना, तो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, कुछ भी सबकी गोभी खोज सका है। तो तुम सारे देश में पैटरी है। एक तो हम देख भी लो, यह बात मेरे आज कहूँ मैं, अरे यह बात याद रखो तुम, अब वो बहुत ज़्यादा साजिश रचेंगे, तुम देखना, तुम पश्चिमी देश साजिश रचेंगे। क्योंकि देखो चीन और रूस तो थे पहला के एक, अपना भारत ई मिला है। अरे ना, या उम्मीद कौन थी कुकर भी कि भारत उनका गेल मिल जाएगा, या अपना भी वो नो समझ भाई, तो वो फद्दू से हैं। ठीक है, अरे अपने थोड़े एक स्ट्रॉन्ग बनते जाम है भाई, हाँ रूस चीन का गेल मिल गए, ये भी पूरी नो झोंक देंगे सारा सौदा अपना देश का। मैं फूट भी डाल सकता मैं बेरा, तो इतनी नीच तब भी उतर सिखाई है। मतलब अपना आड़े वाले लोगों इतना मनी सप्लाई कर देंगे, मतलब अपने जो लोग हैं वो उनका गेल मिल के और अपना देश के टुकड़े भी करवा सकें। मतलब ऐसी सिचुएशन भी पैदा कर सकते हैं इन फ्यूचर। मेरे को अंदर से लगने लग रहा है वैसे कुछ करेंगे, पक्का करेंगे, देख लियो सीधा। ठीक है, मतलब अपने तो लोग बेरा था ना, अरे तो इतनी गरीबी है, 500 का नोट दे दो, आदमी कि मैं करवा लो, खून भी कर दे आदमी किसी का चंद रुपया खातर। ठीक है, तो वो कुछ भी करवा सके हैं इन फ्यूचर। मतलब वो कोशिश करेंगे कि भारत इतना मजबूत बनता को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर अपनी जनता अगर एक साथ रही तो अपना बाल भी नहीं पड़ सकते। और जब अपने जो उनका मिल गए, जो अंग्रेजों ने अपना पर कब्जा करा था, फिर वो सौदा हो जाएगा आगा फ्यूचर का में। ठीक है, तो कोशिश करियो कि किसी भी बहकावे के अंदर जो अपने देश के विरोध में जाने लग रहा है वो फैसला, तो ऐसा कोई भी फैसला फ्यूचर में ना लियो, कोई भी सोच के देखिए, लॉन्ग टर्म सोच के देखिए कि हाँ मैं ये डिसीजन लूँगा अपना देश का विरोध, मैं किसी भी उसका विरोध, तो इससे कितने नुकसान होंगे। मतलब वो ऐसी सिचुएशन भी पैदा कर सकें, मैं आप ही अपने प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति इनका विरोध में हो जावा, ऐसी सिचुएशन भी पैदा कर सका हूँ। जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर नहीं करी, जो शेख हसीना थी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, उसका विरोध में ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, वो सारा पाकिस्तान का रोल था, सारा ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, सारी जनता ने विरोध मांगे, वो देश छोड़ गई। ठीक है, उस देश की अखबार में पढ़ दो हालात कैसी हो रही हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, जमा ऐसी बूढ़ी गरीबी फैल गई, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा है ना कुछ और। ठीक है, मतलब वहां से फंडिंग करी, लोगों ने भड़काया दिया, पैसा वो करे, मतलब कि बहुत गंदे काम कर सके, बहुत नीचता पे उतर सका है। तो थोड़ी सी अपने अंदर सावधानी रखना, ठीक है, इन फ्यूचर कि अपने साथ कुछ ऐसा ना हो। आगे देखो भाई, आगे अब हम लोग आते हैं, अंग्रेज गए कहां पर, अफगानिस्तान के ऊपर।
अफगान के ऊपर गए भाई। तो अफगान के अंदर इन्होंने फिर वही, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, तो इन्होंने वहां पर भी युद्ध लड़ने स्टार्ट कर दिए। तो जो पहला युद्ध हुआ वो हमारा कब हुआ? 1839 से 42 के बीच में, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध। अफगान युद्ध, तो पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध है वो हमारा कब हुआ था? 1839 से 42 तक, यानी कि लगभग 3 साल तक क्या हमारा आंग्ल अफगान युद्ध चला था भाई। ठीक है जी। अंग्रेजों की तरफ से लीडर कौन है? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो अंग्रेजों की तरफ से था ओकलैंड वर्सेस, बोलेंगे इसको अफगान, अफगान। ठीक है, ओकलैंड कौन था? अंग्रेज था, अंग्रेजों का जो लीडर था, अंग्रेजों का लीडर। तो एग्जाम के अंदर आता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि पहले आंग्ल अफगान, देखो आंग्ल अफगान ऐसे ओकलैंड। ठीक है, तो अफगानियों के विरुद्ध कौन था? ओकलैंड था। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर आया हमारे पास सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध, आ जाओ, सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ भाई? सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध के अंदर, ये कब से कब तक, पहले उसका साल याद रखना, साल हर एक युद्ध के याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाए, थोड़ी ट्रिक बना के याद रख लेना। 1879 से 80 के बीच में, देखो ये 39, ये 79, वही 79, वही 39, 40 साल का गैप है बीच के अंदर। ठीक है, इसके याद कर लो। तो 1839 से 42 से 79 से 80, इसके बीच में क्या हमारा सेकंड हमारा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ये एक संधि के साथ समाप्त हुआ, संधि का नाम याद रखना, गंडमक की संधि। कौन सा मक? गंडमक की संधि के साथ ये युद्ध हमारा समाप्त हुआ भाई, संधि के साथ समाप्त। गंडमक की संधि के साथ क्या चीज समाप्त हुई हमारी? हमारा जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध था, किसके साथ? एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि गंडमक की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो आपको ऑप्शन आएंगे भाई, आंग्ल पंजाब युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, इस टाइप से बहुत सारे। तो आंग्ल अफगान युद्ध है वो क्या था? तुम्हारा गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ था, याद रह जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ ट्रिक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, फिर वो मतलब शोभा नहीं देगी मेरे को ऐसा बोलना। ठीक है, बाकी तो मैंने सारी चीजें शोभा देने हैं। और इस टाइम गवर्नर कौन था भारत का? तो उस टाइम लिटन था भाई, यानी एक तरीके से लिटन वर्सेस अफगानिस्तान, इसके बीच में है युद्ध हुआ था। ठीक है, पहले वाला ओकलैंड, दूसरे वाले के अंदर लिटन। ठीक है, लिटन ने इतना लिटा हुआ काम करा, मतलब गंडमक जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लिटन ने इतना लिटा हुआ काम किया, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, गंडमक की संधि क्या होता है? गंडमक मतलब ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते तुम, इतनी लिटी हुई हरकत करी तुमने, यानी लिटन ने क्या है? गंडमक जैसे शब्दों का प्रयोग करके गंडमक की संधि करने का काम किया, सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध। चीजें क्लियर हुई या नहीं? आगे चलूं भाई। उन्नीस थर्ड, हाँ 1919 में थर्ड हुआ था। फिर आता हमारा तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध, इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ साल साल याद रखना और कुछ नहीं पूछता। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ? ये बहुत ही खूनी था भाई, बहुत खून की धारियां उठी, साल 1919 तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध था, खूनी। इतनी चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए सभी साथी क्लियर करें। अफगान युद्ध क्लियर, अफगान क्लियर हो गया, पंजाब क्लियर हो गया, ठीक है, आंग्ल जो सिख युद्ध था, ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध, तीनों के तीनों मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग सिंध के ऊपर भाई। सिंध क्या था? पंजाब के पास ही सिंध था, पंजाब सिंध, गुजरात मराठा, नाम सुना आपने? तो जो सिंध था, सिंध के ऊपर है। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था, इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या चीज याद रखोगे? 1843 में अंग्रेजों ने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था भाई, सिंध, अरे क्या कह रहा है, को अपने कब्जे में ले लिया था, कब्जे में ले लिया था। अभी याद भी करो, टेंशन ले लो, कब्जे में ले लिया था। याद कैसे रखोगे? देखो सिंध से बढ़िया सींड, सींड क्या? जो नाक के अंदर सींड आता है ना, जब जुकाम हो जाता है, बलगम आता है, उसको बोलते हैं सींड। ठीक है, और सींड क्या होता है? जैसे तुम ऐसे कहते हो, वो क्या तितली की तरह से उड़ जाता है। ठीक है, तिताली तितली की तरह से नहीं उड़ता, पांख से लग के उड़ जाए। ठीक है, सीणक हो गया जो। 1843 के अंदर क्या है? सिंध को अपने कब्जे में किसने लिया था? अंग्रेजों ने लिया था। अब अंग्रेज वही भाई, इन्होंने तो निरंतर कब्जा करना ही करना। साउथ के अंदर पूरे ऊपर कब्जा कर लिया, नॉर्थ में इधर कब्जा कर लिया, पंजाब पे, अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया। अब बच गया हमारा पूर्वी भारत, यहां पर था बर्मा नाम की जगह, बर्मा, बांग्लादेश के पास बर्मा नाम की जगह थी। अब ऐसे पहले अब करेंगे इसके ऊपर, बंगाल के ऊपर तो कब्जा कर लिया था, अब करेंगे बर्मा के ऊपर युद्ध। अब हुआ हमारा आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। क्या तुक्का है? कौन सा तुक्का है वो? वर्षु नुकरा रहने दे, जुकाम हो जितू के बलगम कौन तुक्का है? छोरी इतने छेछर करेंगे, बस पूछो ना, नु करो नु जो बताम नु बता दो मेरी छोरी हो जी, तारा जुकाम तारा बलगम को नहीं आंदा, वो सबका सेम आओ है, रह पदार्थ है, चिपचा जो तो आवे है, तारा भी आवा है, छोरे उनका भी आवा है, तो नु करने की बात से तो इसी बात कर जो किसी ने काट के तेरा हाथ पर दिया हो, बलगम तो तेरा ही है, इसी सी बात करेंगे। बेबी गैस क्यों छोड़ दी? और क्या करा बेबी? पेट में गैस बड़ी तो गैस छोड़ने का पद तो गाए, ताम के पद दी को नहीं, वही बात फिर उल्टी बात करेंगे। आगे चलो आगे। अब आगे हमारे पास बर्मा, बर्मा के अंदर क्या मामला आया ना था मेरे थी। अब बात करते हुए बर्मा, बर्मा की बात करते हैं। बर्मा, बर्मा के साथ भी हमारे 3 युद्ध हुए भाई, आ जाओ। कौन कौन से हुए? एक तो हमारा फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध,
फिर हुआ हमारे पास सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध, फिर हुआ हमारे पास थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध भाई। तीन टाइप के हमारे पास युद्ध हुए, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध हमारे पास कितने हैं? तीन टाइप से हुए भाई। पहला कब हुआ हमारा? 1824 से 1826 के। याद है, आंग्ल से बढ़ गया आंगली। आंगली क्या है? सबके चुभती है भाई। 1824 से 26 के बीच में हमारा पहला आंग्ल बर्मा युद्ध है। याद कैसे रखो? आंग्ल का मतलब हो गया उंगलियां, आंग्ल से क्या बढ़ेगी? उंगली, और उंगली क्या है? चौबी का मतलब चुभना, सबके चुभती है, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ? हमारा यंदाबू की संधि के साथ। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि यंदाबू की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आंग्ल बर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, यंदाबू की संधि के साथ। और जब भी तुम क्या किसी की आंगली चुभोगे तो बदबू तो आएगी ना, बाद में उस उंगली को जब सूंघोगे, ठीक है। तो यंदाबू, बू का मतलब बदबू, तो यंदाबू की संधि के साथ क्या तुम्हारा पहला आंग्ल बर्मा युद्ध है समाप्त हुआ, ठीक है जी। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गई। सेकंड नंबर पे, जब भी तुम उंगलियों का प्रयोग करते हो तो सीधी बात है, वो तुम्हारी चुभती है, ठीक है। थोड़े दिन ज्यादा प्रयोग करोगे तो तुम्हें वो भाने लग जाएंगे, तुम्हें पसंद आने लग जाएगी कि वाओ व्हाट है उंगली। 1852 का मतलब भाना, तुमको एक समय के बाद वो उंगलियां क्या है? भाने लग जाएंगी, पसंद आनी स्टार्ट हो जाएगी 1852 के अंदर भाई, ठीक है जी। फिर तीसरी बार फिर तुम उंगलियों का प्रयोग करोगे तो उसके अंदर से क्या है? पिचक पिचक की आवाज भी आई 1885, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो तीनों आंग्ल बर्मा युद्ध भाई, याद रह जाएंगे। आजीवन याद रहेंगे, भूलोगे नहीं तुम कभी भी। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद भी तुम्हारी जो राख है वो उछल उछल के इसका आंसर बताएगी कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, दूसरा 1856, तीसरा 1885। याद रह जाएगा भाई। बताओ बताओ, हंसाओ ना यार। जमा नीच हो रहा भाई। नीच नीच ताई कोई बात नहीं यार, याद करवा रहे हो तो, ठीक है भाई। चलो ना सोदाम डट जाओ जगह यो ना सोरे पे मना क्या बात ना करो जी, बड़का पर गलत असर। कौन सी गंदी बात करती है मेरे को ये तो बताओ, गंदी बात कौन सी भाई इसके अंदर? इसके अंदर कौन सी गंदी बात है भाई? मैंने तो युद्ध याद करवाए भाई, आजीवन याद रहेंगे। इसके अंदर कौन सी गंदी बात होगी? ठीक है भाई। अब कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन है। पहली चीज तो भारत के अंदर पहली जूट मिल कहां पर लगी? भारत में फर्स्ट जूट मिल कहां पर लगी? दूसरी चीज, भारत में पहली कपास मिल कहां पर लगी? भारत में फर्स्ट कपास मिल कहां पर लगी? ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहली जूट मिल लगी थी रिसरा के अंदर भाई, ठीक है। कौन सी कहां पर लगी थी? रिसरा। रिसरा ऐसे मतलब जूट, यानी जो झूठ बोलता है वो क्या करता है? वो मतलब उसकी कोई भी व्यक्ति रीस नहीं करता, रीस करता उसकी कोई भी व्यक्ति नकल नहीं करता, वो तो बेनरा झूठा है। उसकी के नकल करना, उसकी के रीस भाई, ठीक है, वो बेनरा झूठा है, ठीक है जी। भारत में पहली कपास मिल लगी थी कलकत्ता के अंदर भाई, जिसका नाम था ओकलैंड मिल। क्या नाम था? ओकलैंड मिल इसका नाम था भाई। और ये लगी कब थी? बकायदा इसका साल भी याद रखना है। कपास वाली मिल लगी कब थी? तो ये लगी थी 1813 के अंदर, ठीक है जी। फिर सेकंड लगी मुंबई के अंदर भाई, ठीक है। वो कब लगी? 1854 के अंदर। अगर सेकंड कपास मिल पूछ ले हुआ है तो 1854 के अंदर कहां पर लगी? मुंबई के अंदर लगी भाई। मुंबई में हमारी सेकंड कपास मिल लगी थी, तो ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है जी। फिर आपने पढ़ा था कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे जी? पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगालियों के अंदर एक लेखक आया करता जिसका नाम था डुआर्टे बारबोसा। कौन सा बोसा? बारबोसा, ठीक है। क्या था? पुर्तगाली भाई लेखक था भाई, डुआर्टे बारबोसा। नाम दर्दड़ी शर्म भी को नहीं बारबोसा। डुआर्टे बारबोसा भाई, तो डुआर्टे बारबोसा था भाई। इसने मेनली अपनी जो भी राइटिंग होया करती, मतलब जो भी लेखक था, जो भी चीज लिखा करता, उसका इसने मेनली दक्षिण भारत ने जो अपना साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस होता था, जो भी समाज होता था, उसके बारे में लिखा। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ, इसीलिए करवा हूं। दक्षिण भारत के समाज के बारे में लिखा। समाज हो गया या फिर व्यापार भी लिख लो, व्यापार के बारे में लिखा, ठीक है भाई। तो मोटी मोटी तुम्हारी जो थ्योरी है वो मैंने करवा दी है कंप्लीट भाई। वो एक दो टॉपिक हो रहे हैं थ्योरी के, लगभग तुमको करवा दिए पूरे, ठीक है। जो भी तुम्हारे युद्ध थे वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने तुमको करवा दी पूरी। अब इससे रिलेटेड करेंगे आप एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। आ जाओ। अब इन एमसीक्यू के अंदर तुमको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। मैं पहले बताऊं, अकेली जो तुमको थ्योरी करी वो नहीं, कुछ नए प्रश्न देखने। देखो पहला प्रश्न हो गया, सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो क्या निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वॉयसरॉय था? भारत का पहला पुर्तगाली वॉयसरॉय कौन था? याद करो, बताओ। स्पेशल बता था पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था? कौन सा था? 1498 के अंदर वास्को डी गामा आया था पहला पुर्तगाली नागरिक। पहला पुर्तगाली वॉयसरॉय कौन था? बताओ। अल्फांसो डी अल्बुकुर, डुआर्टे डी मेनेजस, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लोपो सोरेज डी अल्बर्टिया। कौन सा था पहला पुर्तगाली गवर्नर? एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, बताओ। सी शाबाश। पूनम स्वामी, रामशेखर, सोनिया मेहरा, सुमित गोस्वामी, अभिषेक शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, सबका बिल्कुल सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहले डे दिन वाली क्लास के अंदर ही बताया था पहला क्या था? पुर्तगाली वॉयसरॉय था। एज इट इज तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर है। सीपीओ 2024 के अंदर ये प्रश्न आया था डिट्टो सेम। तभी मैं बोल रहा हूं जो भी चीजें करवाऊंगा सारी बिल्कुल नया ताजा कंटेंट आपको मिलेगा। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा है? जोसेफ
फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जो डुप्लेक्स वो है जो मैंने आपको बताया था। भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, बताओ भाई। जो डुप्लेक्स था वो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, जिसने वो वाली उसके बारे में सहायक संधि के बारे में जिसने बताया था, याद करो 1798 के अंदर जिसने सहायक संधि के बारे में बताया डुप्लेक्स, अभी हमने पढ़ा था और पहली क्लास के अंदर भी पढ़ा था डुप्लेक्स के बारे में। तो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हुआ करता डुप्लेक्स, बताओ फटाफट से। अभी पढ़ा था पहली क्लास के अंदर के प्रश्न सारे के सारे उसी के अंदर से बनाए हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बी 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 कौन सा भाई, फ्रेंच, सबका बिल्कुल सही है भाई, शाबाश, फ्रेंच करवाया था स्पेशल। फ्रेंच गवर्नर का नाम याद रखियो, पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। डुप्लेक्स याद रखियो, फ्रेंच जो कंपनी थी, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका गवर्नर कौन था, डुप्लेक्स था भाई, ठीक है। याद कैसे रखो, डुप्लेक्स का मतलब ड्यूल, ड्यूल का मतलब जिसको दो भाषाएं आती है। भारत के अंदर मेनली मैक्सिमम जनता को क्या है, हिंदी और दूसरी फ्रेंच तो पक्की आती पावे, फ्रेंच आती है हमको तो फ्रेंच सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे तो फ्रेंच यानी कि डुप्लेक्स, इस तरीके से याद रख लो। अगले प्रश्न के ऊपर चले, अगला देखो अगला कौन सा भाई, ये रहा देखो, बेदारा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट देखो, करवाया भी था। बेदारा का युद्ध किसके बीच में, ब्रिटिश सेना और डचों के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में, डच के आपने बेदारा के युद्ध के नाम से पढ़ा था। तो ये कौन से साल के अंदर हुआ था बेदारा का युद्ध, बता दो फटाफट से, कल ही करवाया था, बताओ फटाफट। बेदारा का युद्ध बता दो फटाफट से, किस साल हुआ था। आया आंसर 1759, शाबाश। देखो भाई, जिन साथियों ने रेगुलर क्लास लगाई है, क्लास के अंदर पढ़ा है, ठीक है, सूत्री डाल रिवाइज करके, वो साथी तो इजीली आंसर दे देंगे। जिन्हें रिवीजन है सूत्री डाल नहीं मार रखी, नहीं पढ़ रखे, वो बेचारे मोबाइल में देखी जाएंगे भाई। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, 59 शाबाश भाई। तो 1759 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, 1759 के अंदर क्या हमारा बेदारा का जो युद्ध है वो हमारा हुआ था। मैंने किसके बीच में, स्पेशल बताया मैंने, अंग्रेजों के बीच में और डच के बीच में हुआ था। याद करते हो डच का मतलब क्या, मतलब जो डच 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 बिना बात है बेदारा, अरे बिना बात क्यों लगा डच 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 लग रहा है बेदारा, ठीक है। हुआ कब था, 1759, याद 59 भाई, ओए भाई उन्ना सुल्तान दे भाई, ये तो बिना बात के बेदारा दर करी डच डच डच, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। आगे चले, आगे देखो अगला कौन सा है। प्लासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच में लड़ी। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी थी, 23 जून 1757 को। आपका जो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से तुम्हारा रॉबर्ट और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में क्या प्लासी की लड़ाई तुम्हारी लड़ी गई थी। इसके बाद शासक कौन बना था, मीर जाफर बना था। मीर जाफर के बाद तुम्हारा कौन बना था, इसका दामाद मीर कासिम बना था। उसके बाद आखिरी में इसको दोबारा से फिर से बना दिया गया था, ये सारी चीज आपको पता है। और शाह आलम कौन था भाई, शाह आलम द्वितीय कौन था, ये उस टाइम मुगल सम्राट होता था, ठीक है, आपने किया भी था। आगे चलें, अगला देखो कौन सा है। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कौन सा पेशवा था जिसने बेसिन की संधि के साथ, बेसिन की संधि के ऊपर क्या है, हस्ताक्षर किए थे अंग्रेजों के साथ। ये मैंने अभी आपने किया नहीं है तो इसको एक बार के लिए स्किप कर दो, अभी आपने अभी किए नहीं, बेसिन की संधि नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे तब आएगा। ये भी अभी नहीं किया है, हाँ ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1763 में हस्ताक्षरित, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भाई 1763 के अंदर संधि के ऊपर साइन हुए थे। इसके द्वारा वांडीवास की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की थी। वांडीवास का युद्ध कौन सा था, पहली चीज तो वो याद करो, वांडीवास की लड़ाई में आपको स्पेशल बताई थी, ठीक है। और कौन सी संधि द्वारा वांडीवास की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की थी, यानी वापस से फ्रांसीसी लोगों को है दोबारा से परमिशन मिली थी, कौन सी संधि के बाद, बताना एक बार। पुरंदर, पेरिस, टोरडेसिलस या सूरत, कौन सी संधि के बाद, बताओ फटाफट से। बी 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 आंसर है बहुत सारे साथियों का, वेरी गुड वेरी गुड, पेरिस 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 पेरिस, शाबाश, गुड बाय गुड, शाबाश, वेरी गुड। जीएसटी घट गया, हाँ जीएसटी तो घट गया मेरे भाई, लेकिन यार फिर भी बस उन्होंने दोहरा लगाना है, हो यो इलेक्शन की मार भी हो उसके भाई, हो बिहार में इलेक्शन है ना, उसको जीतने के लिए भी हो सकता है भाई ये, शाबाश भाई शाबाश, शाबाश, सबका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा पेरिस, ठीक है, करवाया था स्पेशल। पेरिस की संधि के द्वारा क्या वांडीवास की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की गई थी, स्पेशल करवाया था, ठीक है। आगे चलो अगला देखो कौन सा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी, कौन सी थी पहली बड़ी और निर्णायक जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ही थी, कौन सी, प्लासी का। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसी के बाद तो मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपने पैर पसारने स्टार्ट किए थे, इसी के बाद उन्होंने अपना राजपाट करना वगैरह स्टार्ट किया था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं। 1724 में निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना, निजाम की बात हो तो निजाम किसका नाम था, हैदराबाद का, तो निजाम उल मुल्क के द्वारा कौन से राज्य की स्थापना होगी, हैदराबाद के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एज इट इज प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ये। आगे चलो अगला कौन सा है। वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, स्पेशल नहीं पता तुमको, पहला कौन सा था, मुर्शिद कुलीन खान, अरे स्पेशल बताता, बंगाल का फर्स्ट नवाब कौन सा था, कल वाली क्लास के अंदर बताया था, मुर्शिद कुलीन खान था, मुर्शिद कुली खान था। सेकंड कौन सा था, सेकंड अली वर्दी खान था, ये रहा ऊपर अली वर्दी खान। और इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, थर्ड नंबर पे तुम्हारा सिराजुद्दौला बना था, स्पेशल नहीं करवाया था, कल वाली क्लास के अंदर तो कराया था, इतनी जल्दी भूल गए, इसका सिराजुद्दौला बना था, तो सिराजुद्दौला के ठोको,
बोला था ना एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा था, ये तुम्हारा डिट्टो सेम प्रीवियस ईयर का है। आगे चलो अगला कौन सा है? 1757 की प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब घोषित किया था? किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को बनाया था भाई, ऑप्शन नंबर बी का मीर जाफर को। मीर कासिम कंफ्यूज मत हो जाना, जाफर कैसे रख लो, मुजफ्फर फर करके उड़ के और अंग्रेजों की तरफ जाके मिल गया था, इस तरीके से याद कर लो। कासिम तो इसका दामाद था, इसको बाद में बनाया गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखो क्या है, 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ये तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी का जाइए, दोनों सही है हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो कौन सा है। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? अभी अभी तो पढ़े, तो आज की क्लास के अंदर ही पढ़ा है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अभी पढ़ा, जस्ट थोड़ी देर पहले। याद करो किसके बीच में थे? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। याद करो वो जो नदी थी हमारी, याद आया नहीं आया? अभी 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 कराया था, सतलुज नदी। ठीक है, अमृतसर की संधि याद आई? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ए बहुत सारे साथियों का आंसर आने लग रहा है, शाबाश, बिल्कुल से 1809 वेरी गुड। 1809 के अंदर क्या हुई? हमारी अमृतसर की संधि हुई थी। डिट्टो सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर का है, एज इट इज डिट्टो। कोई ना कोई एसएससी के एग्जाम के अंदर आया, तभी तो मैं आपको करवाने लग रहा हूं भाई। ठीक है, ताकि तुमको ये ना लगे भाई हाँ ये चीज एग्जाम के अंदर आती नहीं आती। 1850 में निम्नलिखित में किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के, अभी ये नहीं करवाया ये पर्सन, अभी 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक ये भी अभी नहीं कराया है अभी ने। हाँ ये आ गया ना, ये भी नहीं आया है, ये भी करवाना बाकी है। ये आ गया, ये करवा रखे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ था? कल करे थे आप ने, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों के अंदर मैंने आपको बताया, चौथे के अंदर तो कोई संधि नहीं थी, बाकी इन तीनों के अंदर क्या हमारी संधि हुई थी? पहले आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर, आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? दूसरा किसके साथ समाप्त हुआ? तीसरा किसके साथ समाप्त हुआ? आपको बकायदा याद होना चाहिए, बताओ। सी 25 अप्रैल 1809 कुलदीप यो जमाए सटीक आंसर भाई, कोई तारीख कौन पूछा है? ना इतनी तारीख याद हो है, आप सिर्फ याद रखो साल कौन सा था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। डी आया मंगलोर, शाबाश 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 भाई। देखो 3 टाइप की हमारी संधियां हुई थी, याद करो। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसके अंदर कौन सी हमारी संधि हुई थी? सेकंड था, उसके अंदर कौन सी हुई थी? और तीसरा था, पहले के अंदर कौन सी हुई थी? हमारी मद्रास की संधि हुई थी। मैं से मद्रास, सेकंड के अंदर मंगलोर की संधि हुई, मैं से मंगलोर हो गया। और तीसरे के अंदर श्रीरंगपट्टनम जो कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी, इस चीज की हमारी संधि हुई थी, बस श्रीरंगपट्टनम की संधि। कल ही तो करवाया था यार। ठीक है, और अभी भी अगर तुम गलत करते हो तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर तुम्हारा द्वितीय आंग्ल के बाद कौन सी हुई? हमारी मंगलोर की संधि। एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पर्सन आए हुए, तो इसलिए बोलने लग रहा हूं, जो चीज करवाने लग रहा हूं हर एक चीज को आप सीरियस होकर लेके चलो। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कल ही करा था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी का 1799 के अंदर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। सीधी बात है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु होगी थी इसके अंदर। वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। कौन से साल में किया था? याद करो, मैंने क्या बताया था? 1809 के अंदर हमारे अमृतसर की संधि हुई। इसके 30 साल बाद रणजीते की मृत्यु होगी 1839 में। इसके क्या है तुम्हारे 6 साल बाद 1845 के अंदर पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। अभी तो करवाया था, जस्ट अभी करवाया था, फ्यू मिनट्स अगो। याद आया नहीं आया? 1839। अरे 39 क्यों करने लगे रहे मारती हो? 39 के अंदर उसकी मृत्यु हुई थी, पर पहला जो आंग्ल जो सिख युद्ध था 1845 के अंदर हुआ था। इबे करवाया, इतनी जल्दी भूल भी गए? 39 लग रहे। अरे अभी तो करवाया था, अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? पहला आंग्ल वो तो आया था, ये आंग्ल सिख युद्ध पहला कब हुआ था? 45 के अंदर। 39 के अंदर मृत्यु हुई थी लगता है इसकी। ठीक है, हाँ 45। ठीक है भाई, तो और आगे देख लेते, चलो एक और। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बता दो फटाफट सी। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसके दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बस लास्ट पर्सन, उसके बाद क्लास की छुट्टी कर दूंगा, रो ना। बताओ। सर आपने पिछला क्वेश्चन गलत करवा दिया। वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराने वाले अंग्रेजों ने पंजाब, इसमें गलत क्या है भाई? रुको। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा बताओ तो भाई, तभी तो मैं बता पाऊंगा भाई गलत कैसे हो गया। सर 1849 आएगा, क्योंकि 45 में तो पहला युद्ध हुआ था, उस टाइम तो संधि के साथ समाप्ति हो गई थी, कब्जा तो दूसरे के बाद किया था। हाँ बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। इसका ये नहीं आएगा 1845 है, इसको ठीक करो भाई। 1845 के अंदर आपका पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अभी हमने थ्योरी के अंदर ही पढ़ा था, आप थ्योरी के अंदर भी देख सकते हो कि ये रहा, देखो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ तुम्हारा 1800 किधर गया 45 के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, इन्होंने लाहौर की संधि करी और महाराजा दिलीप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, समझौता किया। अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, अंग्रेजों ने कब्जा किया था दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद, जो कि 1848 के अंदर हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को बंदी बना लिया था, कोई हिरासत में लिया था और पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो दूसरे के बाद कब्जा किया था। प्रश्न को थोड़ा डीप में पढ़ो, गलती करते हो 1848 का सही आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो मेरे से भी गलती होगी तो तुम भी कर सकते हो एग्जाम के अंदर। इस टाइप की गलतियां पकड़नी सीखो, बहुत अच्छा है भाई। किधर गया आगे पर्सन? ये देखो, ठीक है, तो चीज समझ में आई। तो 1848 ऑप्शन में नहीं तो 1849 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर देख लो एग्जाम में कितना डीप दे रखा है ये, मतलब अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ रखा तो आप बता सकते हो, वरना भी जैसे मैंने गलती की 1845 ठोक दिया, ऐसी तुम भी गलती करोगे एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ठीक है, वेरी गुड भाई।
ओके, तो आज के लिए बस करते हैं इतना भाई, बाकी बचा हुआ कर लेंगे कल, जो 4-5% हो रहे, कुछ एक पॉइंट और भी रहे इस चैप्टर के, बाकी बच्चे कल कर लेंगे। इसके हैंडराइटन नोट्स भी डल चुके हैं ऐप के अंदर, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। सभी को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खैच जाओ भाई, ठीक है।